नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मेरा नाम है नीरज और आज हम बातचीत करेंगे एक क्वांट फंड की। क्या होता है क्वांट फंड, इसमें किसको पैसे लगाने चाहिए और ये किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, इनकी फिलॉसफी क्या है, ये सब कुछ आज हम समझेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के क्वांट फंड के बारे में। और हमें बातचीत करके ये सब कुछ समझाएंगे कार्तिक कुमार जी, जिनके पास बहुत लंबा अनुभव है देश का भी और विदेश का भी। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी रिच हो जाता है क्योंकि बहुत जगहों पे क्वांट पहले से चल रहे हैं। कार्तिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और हम लोग आपके इस क्वांट फंड को समझेंगे कि ये क्या होता है और इसमें कैसे निवेश करते हैं आप और किसको इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम उसके डीप में जाएं, हमें थोड़ा सा एक बिग पिक्चर आपसे समझनी है कि आप एक फंड मैनेजर होने के नाते इस वक्त मार्केट को किस अप्रोच से देख रहे हैं। पहले तो धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मेरे ख्याल से मार्केट और कुछ और महीनों के लिए काफी रेंज बाउंड ही रहेगा, क्योंकि अगर आप पहले तो डाउनसाइड लीजिए, डाउनसाइड भी बहुत लिमिटेड है क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। कंपनीज ने अभी अर्निंग सीजन अभी चालू हुआ है, पर उम्मीद तो यही है कि निफ्टी कंपनीज लगभग 20 से 22% ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट रेट ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स ग्रोथ रेट डिलीवर कर सकेंगी। ये कंसेंसस एस्टिमेट्स है। फिर आप अगर इन्फ्लेशन ले तो इन्फ्लेशन भी, ये महीने का इन्फ्लेशन रीडिंग पिछले कुछ महीनों से कम हो गया है। और लास्टली अगर आप पीएमआई देखें, पीएमआई एक सर्वे है जहां लोग बिजनेसेस के पास जाते हैं और पूछते हैं, उनके बिजनेस कंडीशंस के बारे में पूछते हैं। उस सर्वे में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में पीएमआई रीडिंग काफी हाई है और हम कुछ गिने चुने देशों में है जहां दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए आपका डाउनसाइड सपोर्ट काफी हद तक मजबूत है। पर अगर आप अपसाइड पे देखेंगे तो अपसाइड भी बहुत कैप्ड है क्योंकि फिलहाल तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं और अगर आप पश्चिमी देशों के इन्फ्लेशन नंबर्स देखोगे तो उनके सेंट्रल बैंक टारगेट से अभी भी काफी ज्यादा हैं। तो फिर इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस भी कम है और इसीलिए वो एक ओवरहैंग रहेगा अपने मार्केट्स पे। और अब इस मिडिल ईस्ट में ये टर्मोइल के वजह से ऑयल प्राइसेस वापस 90 क्रॉस कर चुके हैं। और उसके अलावा भी लास्ट 1.5-2 साल में इंडियन मार्केट्स बाकी अन्य देशों से काफी बेहतर रिटर्न्स दे चुके हैं। इसीलिए वैल्यूएशंस भी सस्ते नहीं रहे और हमारे अर्निंग्स ग्रोथ रेट जो है, जो कंसेंसस अर्निंग ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशन है, भले वो ये साल का हो, ये फाइनेंशियल ईयर का हो या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर का हो, इज अराउंड 20-22% और अगले फाइनेंशियल का ईयर का है अराउंड 15%। तो लगभग अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ रेट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। जब ग्लोबली इकोनॉमी सॉफ्ट हो रहा है, इससे ज्यादा अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन बढ़ना भी मुश्किल है। इसीलिए मुझे लगता है अपसाइड भी कैप्ड है और लोअर साइड भी कैप्ड है, इसलिए मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। आपको अपॉर्चुनिटीज सेक्टर लेवल पे मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज स्टॉक लेवल पे मिलेंगी, पर इंडेक्स लेवल पे मेरे ख्याल से रिटर्न्स कैप्ड रहेंगे। या इंडेक्स लेवल कैप्ड रहेंगी। और ये बात सही है कि वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं महंगे लग रहे हैं, खासतौर पे जो मिड कैप सेगमेंट है उसमें तो बहुत महंगे हो गए हैं और वहाँ पे हमने बीच बीच में करेक्शंस भी देखे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब मार्केट इस तरीके का हो तो एक बेटर आइडिया ये होता है कि आप किसी फंड के थ्रू अपने निवेश को करें तो आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलती है और एक एक्सपर्ट के थ्रू आप निवेश करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है। कार्तिक जी, ये जो एक्सिस क्वांट फंड है, तो पहले तो बिल्कुल बेसिक बताइए, हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्वांट फंड का क्या मतलब होता है। बाकी फंड तो हम लोग समझ लेते हैं, फ्लेक्सी फंड क्या है, मल्टी कैप है, तो लेकिन ये क्वांट फंड क्या होता है? ये वो फंड है जहां स्टॉक सिलेक्शन और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का डिसीजन एक मैथमेटिकल मॉडल पे आधारित है। नॉर्मल फंड पे, जैसे आप कोई वैल्यू फंड ले लीजिए या फिर आप कोई लार्ज कैप स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, वहां एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि किस स्टॉक में, किस सेक्टर पे कब निवेश करना है और कब एग्जिट करना है। यहाँ वो ये डिसीजन यहाँ वो मैथमेटिकल मॉडल लेगा। जैसे आपको अगर मैं उदाहरण दूं तो गाड़ियों में आजकल आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में ड्राइवर खुद ये तय करता है कि किस गियर में चलाना है। ऑटोमेटिक ट्रांजिशन वही डेटा पॉइंट लेता है, स्पीड, आरपीएम, ये सब डेटा लेके वो डिसाइड करता है कि गाड़ी को किस गियर पे होना चाहिए। और इसकी वजह से आपका जो ड्राइविंग है वो एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ रहता है और इजी भी हो जाता है। तो एसेंशियली यही है क्वांट फंड का इन अ सेंस लॉजिक। वही बॉटम अप डेटा लेते हैं बट मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू एनालाइज करके फिर
स्टॉक सिलेक्शन या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शंस का डिसीजन वो मॉडल लेता है। एक्चुअली पश्चिमी देशों में ये जो क्वांट फिलॉसफी है काफी टाइम से एस्टैब्लिश्ड है, बोथ फ्रॉम अ परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट भी काफी एस्टैब्लिश्ड है। और हमारा मानना है कि गिवन आवर मार्केट डेवलपमेंट ये स्वाभाविक होगा कि हमारे मार्केट में भी क्वांट एज अ कैटेगरी उभर कर आएगा। तो ये माना जाए कि इसमें ह्यूमन बायस बहुत कम होगा, क्योंकि एक सेट फार्मूला है और मैथ्स तय करती है कि आपको क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, किस वैल्यूएशन पे लेना है। ये एक फार्मूला है और वो मैथ्स है। मैथ्स को नियर प्योर साइंस माना जाता है, वो तय करता है। तो इसमें फंड मैनेजर का बहुत बायस नहीं है जो आमतौर पे किसी फंड में हो सकता है, राइट? तो मुझे क्या स्टॉक्स पसंद है, मुझे कौन से सेक्टर्स पसंद है, इसका कोई बेयरिंग नहीं है पोर्टफोलियो पे। जैसे आपने बोला ये कंप्लीटली अनबायस्ड होगा, सिस्टमैटिक रूल बेस्ड होगा, तो मेरे इंटरवेंशंस बहुत कम होंगे इस प्रोसेस में। तो मैथ एक्चुअली हम लोग मानते हैं मैथ प्योर साइंस है, लेकिन पाई का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाते हम लोग। तो उतना मार्जिन ऑफ एरर तो रखेंगे ना हम। तो हर मॉडल का अपना एक फिलॉसफी होता है। जैसे ये मॉडल्स जो होते हैं ये फंडामेंटल डेटा पॉइंट्स पे ही बेस्ड होते हैं और उनका फंडामेंटल थीसिस ही होता है। जैसे हमारे केस में हमारे मॉडल का फंडामेंटल फिलॉसफी है QGARP हम कहते हैं, विच इज क्वालिटी पोर्टफोलियो ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स विद गुड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। तो ये जो फिलॉसफी है ये एक फंडामेंटल मैनेजर भी यूज कर सकता है अपने फंड्स मैनेज करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है, जब भी हम कोई मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, हम ये सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन से सिग्नल से कितना रिटर्न मिलता है, हम ये भी देखते हैं कि ये सिग्नल चलने का कारण क्या है, इसके फाइनेंशियल कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या है। अगर ये दोनों मिलता है तभी हम वो रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हम वो कारण एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो फिर उसका वो रिलेशनशिप हम बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे, अगर करेंगे तो कार्तिक जी, फिर अगर ये फॉर्मूला ये है कि मैथ्स से तय होगा, तो क्या ये मानने हैं कि बहुत जल्दी चर्निंग होगी, इसका शार्प रेशियो बढ़ जाएगा? रीजन ये है कि मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसका रिजल्ट अच्छा है और वो चल रहा है, उसके वो सारे पैरामीटर पे फिट बैठा, तो आपका क्वांट कह रहा है कि ये तो बाई है और इसको रखना चाहिए, लेकिन आगे जाते हुए किसी एक फैक्टर्स ने उसको मना कर दिया कि नहीं साहब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो आपका क्वांट इंडिकेट करेगा कि अब इससे निकल जाना चाहिए क्योंकि इसका मैक्सिमम प्रॉफिट इस पीरियड में बन चुका है। लेकिन वो फैक्टर तो बहुत फ्रेजाइल होगा, वो हो सकता है कि 3 दिन बाद तो ठीक भी हो जाए। तो ये वाली चीज कैसे मैनेज करेंगे, चर्निंग कैसे रोकेंगे ज्यादा? तो जैसे मैंने बोला हर फंड का अपना एक मॉडल होता है। तो ये मैथमेटिकल मॉडल है, पर हर फंड हाउस का अपना एक मॉडल होता है, अपना एक फिलॉसफी होता है। जैसे हमारे इसमें मैंने कहा क्वालिटी एंड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। तो इसमें क्या होता है, 3 तरह के स्टाइल है, क्वालिटी, ग्रोथ और वैल्यूएशन। तो अगर आप देखो तो ग्रोथ जो सिग्नल है वो बहुत रिलेटिवली बहुत जल्दी बदलता है, वेयरएज क्वालिटी और वैल्यूएशन है वो स्लो मूविंग सिग्नल्स बोलते हैं हम उसे, क्योंकि वो बदलता है तो भी 2-3 महीने या 4 महीने लग जाते हैं बदलने के लिए। तो टर्नओवर काफी लिमिटेड होता है और टर्नओवर काफी कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। हाँ, पर ये बात सही है कि कंपेयर टू फंडामेंटल फंड, क्वांट फंड का टर्नओवर थोड़ा ज्यादा हो। ओके, अच्छा, अब ये से मान लीजिए एक टूल हमारे पास हो गया, तो इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। मान लीजिए मैंने सर्टेन एक बैंक के ऊपर लगाया अपना फंड फार्मूला, तो वो मुझे बताएगा कि इसमें क्या करना है, या फिर ये ऑटोमेटिकली हमको बताता रहता है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है। जैसे हम लोग लाइव ट्रैकर रखते हैं कि लाइव ट्रैकिंग चल रही है, वो बता रहा है कि अच्छा ये वाला अब आगे रडार पे इस पे एक्शन करना है, या फिर हम उसको अप्लाई करते हैं तब वो बताता है हमें? ये अप्लाई करते हैं तब बताता है। जैसे हम रीबैलेंसिंग करते हैं, महीने में एटलीस्ट एक बार हम रीबैलेंसिंग करते हैं, तो हम जब ये चलाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, पोर्टफोलियो का हर पोजीशन वापस रीवैल्यूएट होता है कि किस हमारे एग्जिस्टिंग पोजीशंस कैसे हैं, उसके स्कोर्स कैसे हैं और मार्केट में अपॉर्चुनिटी सेट क्या है। अगर मार्केट में वही सेक्टर में मुझे और कोई स्टॉक दिख गया जिसके चांसेस बेटर हैं फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव और जिसका फंडामेंटल्स बेटर दिख रहा है, तो फिर टर्नओवर होगा विद इन दैट सेक्टर। तो इसीलिए जब ये प्रोसेस चलाते हैं तब होता है। ओके, जब इस प्रोसेस को लगाएंगे तब होगा। तो इस समय आपके जो फंड का कंस्ट्रक्ट में देख रहा हूं, उसमें लार्ज कैप में नो डाउट की काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और उसमें भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पे ओवरवेट लग रहा है मेरे को। क्यों ऐसा? हाँ, तो बेसिकली जब हम पोर्टफोलियो में स्टॉक
को वेट्स एलोकेट करते हैं, हम दो चीजों को देखते हैं फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव। एक है कि स्टॉक का रिस्क कितना है, भले हमें ऑब्वियसली हमारा एम है निवेशक को रिटर्न डिलीवर करना, बट रिटर्न विथ रिस्क, रिस्क को भी हम लोग कंसिडरेशन देते हैं, इसलिए हम रिस्क ऑफ द स्टॉक भी देखते हैं, और उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि स्टॉक की लिक्विडिटी क्या है। इसलिए हमारा इस प्रोडक्ट का एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि लार्ज कैप में कितना होगा, मिड कैप में कितना होगा, स्मॉल कैप में कितना हो सकता है। एक रेंज ऑफ पोर्टफोलियो वेट्स है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। और विद इन दैट, जैसे आपने बोला, फिनेंशियल्स में एब्सोल्यूट एलोकेशंस ज्यादा है, बट कंपेयर टू द बेंचमार्क मैं अभी भी अंडरवेट हूं विद इन फिनेंशियल्स। हम लोग बैंकिंग में ओवरवेट हैं, बट एनबीएफसीज और लाइफ इंश्योरेंस में अंडरवेट है। यानी वहां पे अभी आपका क्वांट कह रहा है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज रिटर्न वाइज नहीं दिख रही, इसलिए उस पर आप अंडरवेट है, क्योंकि आपका इसमें व्यू नहीं चल रहा है, आपका क्वांट आपसे कह रहा है, राइट सर? हाँ, ओके, परफेक्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, एक सवाल और, जनरली लोग कहते हैं कि नंबर्स ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, बट नंबर्स कई बार रीजन को अप्लाई नहीं कर पाते ना, वो तो एकदम फैक्ट है उसमें। तो बहुत बार इन्वेस्टमेंट के जो आइडियाज जनरेट करते हैं लोग, आप भी करते होंगे नो डाउट, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आप डालते होंगे या फ्यूचर्स की चीज़ों को डिस्काउंटिंग करते होंगे, क्या वो भी ये कर पाता है? हाँ, तो जब मैं बोलता हूं कि हम तरह तरह की डेटा कंसिडर करते हैं, उसमें डेटा के 3 वैरायटी होते हैं। एक जो है हिस्टोरिकल डेटा, जब आप बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, वो आप हिस्टोरिक डेटा एनालाइज करते हैं, तो आप कंपनी के जो पास्ट ट्रेंड्स है वो एनालाइज कर रहे हो। फिर कंकरेंट डेटा बोलते हैं, जैसे प्राइस और वॉल्यूम डेटा जो हो गया, वो जो अब चल रहा है वो हम देखते हैं। तीसरा है फॉरवर्ड लुकिंग डेटा, जो है ग्रोथ डेटा। तो वो डेटा हमें डेटा फीड्स के थ्रू मिलता है, जो हम सब्सक्राइब करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। वो डेटा आपको फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में बताता है, जो आप उसे डिस्काउंट कर सकते हैं और आप उसे कंसिडर कर सकते हैं अपने प्रोसेस में। जब मैं बोलता हूं क्वालिटी एंड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस, जो ग्रोथ एस्पेक्ट है, वो ग्रोथ एस्पेक्ट पूरा फ्यूचर डेटा से आता है। तो फ्यूचर डेटा एनालाइज करके हम कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स डिसाइड करते हैं, और वो डिसाइड करता है और वो इन टर्न इन्फ्लुएंस करता है कि किस स्टॉक का कितना वेट होगा हमारे पोर्टफोलियो। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो कार्तिक से पूछेंगे सेक्टोरली कैसे इसको ट्रैक करते हैं क्वांट के जरिए। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं एक्सिस क्वांट फंड के बारे में, और कार्तिक जी हमें बता रहे हैं कि इस फंड की खूबियां क्या है। कार्तिक जी, इस समय कौन से सेक्टर्स में आपका ये क्वांट बता रहा है कि अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज आ सकते हैं? क्योंकि लार्ज कैप में हमने देखा है मिड कैप या स्मॉल कैप कंपेरिजन में वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल है, ऐसा लोग मान रहे हैं, जबकि मिड कैप में मतलब नॉट ओनली पूरा यूनिवर्स, जो उसके अच्छे वाले हैं, जो 100, 200, 300 स्टॉक, वहाँ पे बहुत वैल्यूएशन रिच हो गए। तो लार्ज कैप में क्वांट सेक्टोरली कहाँ आपको आइडिया दे रहा है कि ये अब बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गया है? सेक्टोरली क्या पसंद आ रहा है आपको? ये जो फंड है, ये कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड फंड है। फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ कैप पर्सपेक्टिव, कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड फंड है। और यहाँ एम है कि अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना, ना कि ये तय करना कि कितना लार्ज कैप में होना चाहिए, कितना मिड कैप में होना चाहिए और कितना स्मॉल कैप में होना चाहिए। तो अगर आज मैं देखूं तो एक्सपोजर है, हम लोग एफएमसीजी, कंज्यूमर्स एफएमसीजी, फार्मा और इंजीनियरिंग नेम्स पे पॉजिटिव हैं और ओवरवेट है, और हम लोग अंडरवेट हैं कमोडिटी नेम्स और आईटी पे। जी, अच्छा, दो मिथ बस्ट कराने आपसे। एक, लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कॉमन सेंस का बहुत इस्तेमाल होना चाहिए, वो कैसे ये निकालता है? और दूसरा, एक बहस चलती है कि अच्छे स्टॉक तो महंगे ही मिलेंगे, महंगा है, अच्छा है इसीलिए महंगा है, और महंगा ही रहेगा। तो अब वो कोई महंगा है तो फिर तो क्वांट कहेगा नहीं साहब ये तो बहुत महंगा है। ये दो मिथ कैसे तोड़ेंगे आप? मैं आपका पहला दूसरा प्रश्न पहले उसका पहले आंसर देता हूं। हर मॉडल का एक फिलॉसफी होता है, जैसे मैंने बताया। चाहिए तो आप एक पूरा ग्रोथ क्वांट मॉडल भी बना सकते हैं, जहां वैल्यूएशन का कोई रोल नहीं होगा, चाहिए तो आप वैसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट हमारे प्रोसेस में क्या होता है कि अगर एक स्टॉक का वैल्यूएशन हाई है पर उसका ग्रोथ इतना अच्छा है कि वो वैल्यूएशन, भले ही उसका वैल्यूएशन हाई हो पर ग्रोथ इतना अच्छा है कि उसको कॉम्पेंसेट कर सके, तो फिर हम वो स्टॉक वो पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे। हाँ, पोर्टफोलियो लेवल पे हमारा पोर्टफोलियो आपका रीजनेबल ग्रोथ होगा, एट राइट वैल्यूएशंस होगा, पर
पोर्टफोलियो के अंदर एक आध स्टॉक हो सकता है जो एक्सपेंसिव होगा, पर वो एक्सपेंसिव होने का एक कारण है क्योंकि उसमें अच्छा ग्रोथ नंबर्स है, तो फिर हम उसे हमारे पोर्टफोलियो में रखेंगे। तो वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड होता है, बट हम ये 3 फैक्टर कंसिडर करते हैं। अगर तीनों में से एक स्टॉक के 2 फैक्टर्स अच्छे हैं, जैसे ग्रोथ भी अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छा है, तो फिर शायद अगर वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा रहा तो हम वो देने के लिए तैयार हैं, बट पोर्टफोलियो लेवल पे हमेशा हम तीनों देखेंगे। ओके, और वो पहले वाला सवाल, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस तो बेसिकली कॉमन सेंस देखने के 2 तरीके हैं। अगर हम फाइनेंस कॉमन सेंस की बात करें तो हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो ये कि आप करेक्ट वैल्यूएशंस दे रहे हो आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स के, ताकि अगर कुछ गलती होती भी है वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में, तो वैल्यूएशंस आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो वो तो मैंने आपको बता दिया, वो मॉडल में क्रिटिकल इनपुट है। और दूसरा है रिस्क, जो आप रिस्क कंसिडर करके इन्वेस्ट करो तो आपका वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन एड्रेस हो जाता है। तो फिर जब हम पोर्टफोलियो वेट डिसाइड करते हैं, हम ये भी देखते हैं, हम सिर्फ रिटर्न नहीं देखते, हम स्टॉक का रिस्क भी देखते हैं। अगर स्टॉक का रिस्क बहुत ही ज्यादा है, फिर उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर उसका वेट अकॉर्डिंगली कम होगा। तो रिस्क और वैल्यूएशंस आपका कॉमन सेंस क्वेश्चन को होपफुली आंसर करेगा। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सर। ये सारे सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों के मन में ये आता है। आपने चूंकि विदेश में भी काम किया और वहाँ ये बहुत पहले से क्वांट चल रहा है, तो चूंकि भारतीय बाजारों में डेटा को लेकर के भी थोड़ा सा लोगों के मन में सवाल कई बार आते हैं कि ये डेटा डाल तो दिया फार्मूले में, अब पता नहीं डेटा ही सही है कि नहीं सही है। मैं एक एग्जाम्पल से एक चीज़ और समझना चाहता हूँ सर, नाम नहीं ले रहा हूँ। एक FMEG कंपनी थी, नॉट CG, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उसके बाद वो स्टॉक 30-35% चला, ठीक है, और बहुत बहुत रिच वैल्यूएशन हो गए। तो सबने कहा कि नहीं साहब ये तो बहुत महंगा हो गया, अब इसको टच नहीं करना चाहिए। वो वहां से भी और ऊपर गया, अब वो और सुपरली रिच वैल्यू एडिशन में आ गया, लेकिन वो स्टॉक नीचे नहीं आएगा। हो सकता है कि उसमें फंड बाइंग हो गई हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते तो वो नीचे क्यों आएगा। इस तरीके की जो थीम है, वो स्टॉक भी बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, उसके नंबर्स बहुत फैंटास्टिक हैं, इस तरह की थीम को क्वांट फंड कैसे पकड़ता है? एक्चुअली आपके क्वेश्चन में, आपके सवाल में 2 अलग सवाल हैं। एक है कि अगर नंबर गलत हो, अगर कंपनीज के नंबर ही गलत हैं तो मॉडल क्या करेगा, राइट? तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारे यूनिवर्स करीब लगभग अराउंड 350 स्टॉक का है। आज अराउंड 350 स्टॉक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसे कंपनीज हैं जहां डेटा डिपेंडेबल नहीं है, तो फिर हमें उसे यूनिवर्स से ही निकाल देते हैं, ताकि जो हमारा यूनिवर्स है 350 कंपनियों का, वो उधर डेटा सभी अच्छे हैं और हम लोग डेटा के बेसिस पे डिसीजन ले सके। तो वो तो हम चेक कर लेते हैं। विथ रिगार्ड्स टू योर सेकंड क्वेश्चन, वहां क्या होता है, लेट्स से कंपनी का, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा है, बट उसका ग्रोथ और ग्रोथ पे डिलीवरी दोनों ही एक्सपेक्टेशंस बीट करता हो हर क्वार्टर, हर ईयर, फिर वो वैल्यूएशंस जस्टिफाइड है। इसीलिए हम लोग 1 मैट्रिक नहीं 3 मैट्रिक देखते हैं। तो अगर 3 में से 2 मैट्रिक भी अगर कंपनी के फेवर में हो, तो वो स्टॉक ओवरऑल अच्छा दिखने लगता है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा नेगेटिव है, बट बाकी 2 मैट्रिक उसके लिए कॉम्पेंसेट करते हैं। जिस दिन ग्रोथ नेगेटिव होता है वो स्टॉक में, या ग्रोथ नेगेटिव मतलब ग्रोथ आउटलुक थोड़ा भी सॉफ्ट होने लगता है, फिर वो वैल्यूएशन वो ग्रोथ पे भारी पड़ता है और फिर हम वो स्टॉक को एग्जिट कर देते हैं। इंटरेस्टिंग। तो फिर क्या हमें मैनेजमेंट कमेंट्री सुनने की ज़रूरत है, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम तो नंबर्स पे बात करेंगे, हमें व्यू से क्या लेना देना, राइट? दुनिया एक्सट्रीम से नहीं चलती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्वांट सभी चीजों का, सभी सवालों का जवाब है, ऐसा नहीं है। जैसे आप सिर्फ एक ही सेक्टर में पैसा नहीं डालते हैं, आप अलग अलग सेक्टर में निवेश करते हैं, वैसे ही ये एक अप्रोच है। ये आप और एक सेक्टर समझ के चलिए, ये और एक टाइप ऑफ अप्रोच है जहां इन्वेस्ट करने से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोजर मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न मिलेगा। आपको थोड़ा डाइवर्सिफाइड अप्रोच, अनकोरिलेटेड अप्रोच मिलेगा। तो ये उसका बेनिफिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशनल फंड मैनेजर का कोई रोल है ना, इसका ये मतलब है कि क्वांट का कोई रोल नहीं है। इट इज इक्वल टू सेइंग एक्टिव फंड मैनेजर का, एक्टिव और पैसिव का जो डिबेट चलता रहता है, वैसा ही है। दोनों का ही रोल है पोर्टफोलियो में।
इंटरेस्टिंग। अच्छा, इस समय फुली इन्वेस्टेड है आप, और या किसी और चीज़ के लिए आप अभी थोड़ा कैश पे रहना चाहते हैं? तो ये प्रोसेस में मैं कैश कॉल नहीं लेता। क्वांट फंड्स, एटलीस्ट हमारा फंड कंप्लीटली जितना इन्वेस्ट कर सकता है उतना इन्वेस्टेड है, और यहाँ हमारा एम है कि बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन के थ्रू आउट परफॉर्मेंस जनरेट करना, इसलिए हम लोग लार्जली इन्वेस्टेड है इन द फंड। लास्ट क्वेश्चन सर, कोई ऐसा थीम, आइडिया, स्टॉक, विदाउट नेमिंग, मैं स्टॉक का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, जहां पे आपका क्वांट इंडिकेट कर रहा हो कि ये इस बाजार में जहां पे थोड़ा महंगा भी बात करें, ग्लोबल रिस्क भी, तमाम सारी बातें हैं, जिधर आपको देखना चाहिए और आपका क्वांट कह रहा है कि साहब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, इंडेक्स क्यों देख रहे हैं आप, स्टॉक देखिए। हाँ, तो जैसे आपने कहा मैं स्टॉक के बारे में बात नहीं कर सकता, बट दो चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक, जैसे आपने कहा मार्केट चल गया है, ग्लोबली तेल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट एफएमसीजी हमारे प्रोसेस में अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, वो डिफेंसिव भी है, तो वो एक एरिया है जो हमें विद इन आज तो फंड में हम एफएमसीजी में ओवरवेट है। और दूसरा एरिया जो थोड़ा ऑपोजिट है वो है इंजीनियरिंग कंपनीज, जहां उनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। हाँ, थोड़ा वैल्यूएशंस थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट वहां ग्रोथ कॉम्पनसेट करता है उस वैल्यूएशंस को, और ग्रोथ विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। तो दो सेक्टर्स फ्रॉम एन डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि हम लोग वो दो सेक्टर्स में क्यों ओवरवेट है। परफेक्ट। कार्तिक जी, मैं आपसे बातचीत करके ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी को क्वांट समझना है तो इससे अच्छा शो उसके लिए हो नहीं सकता। मैंने जितने सवाल टेढ़े मेढ़े सब पूछ डाले और सबके बहुत ही अच्छे जवाब कार्तिक जी ने दिए। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी, थोड़ा बहुत मालूम था लेकिन थोड़ा बहुत आपसे सीखा। तो अगर आप क्वांट फंड के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और क्यों उसमें निवेश करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं, तो ये शो सिर्फ आपके लिए है। आप पढ़िए, इस बारे में देखिए, अगर आपका मन करे तो आप इस फंड में निवेश भी कर सकते हैं। कार्तिक सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में हमें क्वांट फंड क्या होता है और एक्सिस क्वांट फंड की क्या फिलॉसफी है ये समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये था इस हफ्ते का फायदेमंद फंड्स। अगले हफ्ते एक और नए फंड और एक फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।